Hello children, I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from Shivjyoti Educational Group, कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है समास। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 60 ओपन करेंगे। समास के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि समास क्या होते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त। यहाँ पर हम एक उदाहरण है हमारे पास। समास का अर्थ है छोटा करना यानी संक्षिप्त करना। उदाहरण है, भारत के नौजवानों में देश के लिए भक्ति कूट कूट कर भरी है। देश के लिए भक्ति जो शब्द जो वाक्य है उसका हमने यहाँ पर संक्षिप्त या छोटा रूप किया, वह है देशभक्ति। शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप हुआ देशभक्ति। अब हम जानते हैं समास की परिभाषा। परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि हमने पहले उदाहरण देखा कि देश के लिए भक्ति, तो उसका संक्षिप्त रूप क्या हुआ? देशभक्ति। समास करके जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास करके बने इन समस्त पदों को अलग करके फिर पहले जैसी स्थिति में लाने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देशभक्ति समास बना और देश के लिए भक्ति वो विग्रह है देशभक्ति का। समास में पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति है तो देश पूर्व पद और भक्ति उत्तर पद है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के भेद हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला है अव्ययीभाव समास, तो उसकी परिभाषा जान लेते हैं। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। प्रधान का अर्थ है प्रमुख, मुख्य। दोनों पदों को मिलाकर जो शब्द बनता है वह अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास से बने शब्दों पर लिंग, वचन और कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्ययीभाव का पहला पद भी अधिकतर अव्यय होता है। अव्ययीभाव जो समास बनेगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। अब हम उदाहरण के साथ समझेंगे। सामासिक शब्द और समस्त पद एक ही चीज है। इसका विग्रह यहाँ पर इन समास शब्दों का विग्रह करके बताया गया है। जैसे आमरण, आ यहाँ पर उपसर्ग है, मरण मूल शब्द है, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका विग्रह है मरने तक। दूसरा है प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रति यानी उपसर्ग है और एक, तो इसका विग्रह होगा एक एक। यथा संभव, यथा उपसर्ग है, संभव मूल शब्द है, इसका विग्रह होगा जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन मूल शब्द है, इसमें हमने उपसर्ग लगाया आ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका विग्रह होगा जीवन भर। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, अक्ष मीन्स आंखें, प्रति माने सामने, आंखों के सामने। अब हम जानेंगे तत्पुरुष समास क्या है। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। समास विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी अन्य कारक का विभक्ति चिन्ह आता है जो समस्त पद बनाते समय लुप्त हो जाता है। यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है उसमें जो हमारे कारक हैं, कारक आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, कर्ता ने, कर्म को, तो ये कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। उन कारक में जो कर्ता पहला कारक है और जो आखिरी वाला संबोधन कारक है उसका हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारे कारक यहाँ पर कितने प्रयोग होंगे? 6। तो हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। इन विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कारक 8 होते हैं और पहला कारक और जो अंतिम वाला कारक है उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर 6 भेद का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष।
इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है। कर्ता जो है वो हमने नहीं लेना है, कर्म लेना है। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्म को। तो यहाँ पर जब हम विग्रह करते हैं तो को आता है, और को जब हम इसका समास बनाएंगे तो को लुप्त हो जाता है, यानी उसका लोप हो जाता है। उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर जो को विभक्ति चिन्ह है कर्म तत्पुरुष की, इसका लोप हो जाएगा। ये हमारा पूर्व पद और ये हमारा उत्तर पद होगा, तो इसका समास क्या बनेगा? स्वर्ग प्राप्त। उसी तरह से हमारा दूसरा उदाहरण है परलोक गमन, परलोक को गमन। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? को। जब हम इसका समास बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, तो इसमें को का लोप हो जाएगा, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? परलोक गमन। अब हम जानेंगे करण तत्पुरुष क्या है। इसमें करण कारक के परसर्ग से के द्वारा का लोप होता है। जैसे हमने कर्म में देखा को, उसी तरह से और के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाएगा। हमारा शब्द है अकाल पीड़ित, हमारा समास शब्द हुआ, इसमें विभक्ति आई से, अकाल से पीड़ित। जब यह हमारा क्या है? शब्द का विग्रह है, और जब शब्द बना तो से का लोप हो चुका है, यानी से लुप्त हो गया है। दूसरा है हस्तलिखित, हाथ से लिखित। यहाँ पर से विभक्ति है, जब हम विग्रह करेंगे तो से विभक्ति आएगी, और जब इसका समास बनाएंगे तो से का लोप हो जाएगा, तो ये शब्द बना हस्तलिखित। ऐसे ही एक शब्द है तुलसी कृत, यानी तुलसी द्वारा, कृत यानी तुलसी द्वारा लिखित, तो वो उदाहरण हुआ के द्वारा। अब हम जानेंगे संप्रदान तत्पुरुष क्या है। इसमें संप्रदान कारक के परसर्ग के लिए का लोप होता है। जिस तरह से हमने के और के द्वारा का था, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा? के लिए का लोप होगा। तो हमारे उदाहरण हैं हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री, तो हमारा विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो यहाँ पर विग्रह करते समय जो के लिए शब्द आ रहा है, इसका लोप हो जाएगा और वो समास शब्द बनेगा हवन सामग्री। उसी तरह से हमारा दूसरा उदाहरण है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए हमारी विभक्ति चिन्ह है, तो इसका लोप हो जाएगा, तो शब्द बनेगा गुरु दक्षिणा। अब आता है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है। यहाँ पर से, करण में भी से विभक्ति चिन्ह आ रहा है और यहाँ अपादान में भी से आ रहा है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। वहाँ पर से का साथ में और यहाँ पर अलग होने के भाव में आता है। तो उदाहरण जानते हैं, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अलग हो गए। पथ माने रास्ता और भ्रष्ट माने अलग होना, यानी पथ से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ऐसे ही दूसरा उदाहरण एक और है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो यहाँ पर जो विग्रह करते समय जो विभक्ति आ रही है और जब हम समस्त पद बनाएंगे तो इन विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी वो विभक्ति लुप्त हो जाती है। अब हम जानेंगे संबंध तत्पुरुष समास के बारे में। इसमें संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का के की का लोप हो जाता है। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह 3 हैं, का, के, की। अब हमने यहाँ पर तीनों का एक एक उदाहरण लिया है। पहला है सेनाध्यक्ष, यानी सेना का अध्यक्ष। यहाँ पर विग्रह करते समय का विभक्ति आई, तो जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो का लोप हो जाता है, शब्द बनेगा सेनाध्यक्ष। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। जब घोड़ों की दौड़ में की लुप्त हो जाएगा तो क्या बनेगा? घुड़दौड़। दीनानाथ, दीनों के नाथ। आपको मैं यहाँ पर याद दिला देती हूँ कि ये पूर्व पद हैं और ये उत्तर पद है। अब आता है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में, पर का लोप होता है। जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें में और पर जो विभक्ति चिन्ह आएंगे, इनका लोप करते ही शब्द बनेंगे
घुड़सवार, घोड़ों पर सवार, पर का लोप हो गया, बचा घुड़सवार। तो घुड़ पूर्व पद और सवार उत्तर पद। सिर दर्द, सिर में दर्द, में का लोप कर देंगे तो हमारा शब्द क्या बनता है, सिर दर्द। अब हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। ये अभी तक हमने जो 6 तत्पुरुष के भेद पढ़े, अब हम अगला हमारा समास है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये और, एवं, या, अथवा जैसे योजक शब्दों द्वारा जुड़े रहते हैं। योजक शब्द और योजक चिन्ह। शब्द हुए हमारे अथवा, या, एवं, और, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं चिन्ह होता है ये जो इनके बीच में लगा हुआ है। तो हम इनके द्वारा किस तरह से विग्रह करेंगे और किस तरह से इनको शब्द बनाएंगे जानते हैं। उदाहरण है हमारा देश, योजक चिन्ह है विदेश, तो देश या विदेश। राजा, रंग, राजा और रंग। आना जाना, आना और जाना। धूप, छांव, धूप अथवा छांव। इसी तरह से उदाहरण है माता पिता, भाई बहन, तो इनका विग्रह क्या होगा, माता और पिता, भाई और बहन। अब हम जानेंगे कर्मधारय समास के बारे में। आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें परिभाषा को। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान का आपको मतलब पता है, प्रमुख या मुख्य होता है। इनके दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का या उपमान और उपमेय का संबंध होता है। पहला पद या तो विशेषण होगा या उपमान होगा। यहाँ पर हम 2 चीज़ें दी गई हैं, हम एक एक करके समझेंगे, विशेषण और विशेष्य। विशेषण आपको पता ही है, किसी भी शब्द से हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण होगा, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा, विशेष्य। एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ कि कोयल मीठा गाती है, तो मीठा क्या हुआ, विशेषण, क्योंकि हमने शब्द से उसकी क्या बताई, विशेषता। और कौन गाती है, कोयल, तो कोयल क्या हुआ, विशेष्य। अब हम विशेषण और विशेष्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। महाराजा, महान है जो राजा, यहाँ पर राजा की विशेषता बताएंगे तो राजा क्या हुआ, विशेष्य। अब वो राजा कैसा है, उसे हम किस शब्द से विशेषता बताते हैं, तो महान है। दूसरा है लाल किला, लाल विशेषण है, कौन, किला, तो यहाँ पे किला विशेष्य और विशेषण लाल हुआ। तीसरा उदाहरण है नील गगन, नीला है जो गगन, गगन विशेष्य हुआ और विशेषण क्या हुआ, नीला। अब हम जानेंगे कर्मधारय समास के दूसरे उपमान और उपमेय के कुछ उदाहरण। यहाँ पर उपमान और उपमेय उसी तरह से है जैसे विशेष्य है, उसी तरह उपमेय है, और जैसे विशेषण है उसी तरह उपमान है। उपमान वो है कि हम किसी की उपमा देते हैं, तो उदाहरण देखते हैं, विद्या धन, विद्या रूपी धन, धन कैसा है, विद्या रूपी। मृग नयन, मृग के समान नयन, नयन यानी आंखें कैसी हैं, मृग के समान, मृग मीन्स हिरन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यहाँ पर मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। तो यहाँ पर उपमेय जो शब्द हैं उनकी उपमा हमने विद्या, मृग और चंद्र के समान बताई है। अब हम जानेंगे सबसे सरल समास के बारे में, द्विगु समास। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, द्विगु, द्वि मीन्स दो, तो परिभाषा जानते हैं। द्विगु समास में पहला पद शब्द संख्यावाची विशेषण होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास से बना समस्त पद समूह का बोध कराता है। यहाँ पर जो पहला पद होगा, जैसे कि मैंने बताया कि समस्त पद जब बनता है उसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहला जो पद होगा पूर्व पद, वो संख्यावाची होगा, उससे हमें संख्या का बोध होगा। तो जानते हैं कुछ उदाहरण। त्रिकोण, त्रि मीन्स 3, कोण मीन्स कोने, तो 3 कोणों का समूह त्रिकोण।
नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, उसी तरह से तिराहा 3 राहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, चारपाई 4 पैरों वाला पलंग। तो इसी तरह से जो हमें पहला पद संख्या का बोध कराता है तो वो क्या होंगे, द्विगु समास। अब हम जानेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस समस्त पद में कोई भी प्रधान न हो और समस्त पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो देखिए, अभी तक जो हमने समास पढ़े उनमें कोई पहला पद प्रधान है, किसी में दूसरा पद प्रधान है, लेकिन इस समास के अंतर्गत दोनों ही प्रधान नहीं हैं। इसमें अलग ही एक तीसरा अर्थ बताते हैं। तो जानते हैं हम इनके कुछ उदाहरण। इसके उदाहरण हैं, एक दंत। एक है दांत जिसका अर्थात गणेश। दंत यानी दांत, एक यानी एक। तो हम किसको देखेंगे, एक दांत वाले अर्थात गणेश। एक दंत किसे कहा जाता है, गणेश को। दूसरा उदाहरण है सुलोचना। सुंदर है लोचन जिसके अर्थात स्त्री विशेष, एक स्त्री विशेष है, उसके लिए सुलोचना कहा गया है। लोचन आप जानते हैं नेत्र के पर्यायवाची में आता है। षडानन। षडानन 6 है आनन जिनके अर्थात कार्तिकेय। यहाँ पर आनन आप जानते हैं मुख को कहा जाता है। तो 6 आनन जिनके 6 मुख हैं वो कौन है, कार्तिकेय। जब हम इनका अर्थ निकालते हैं लेकिन वो तीसरा अर्थ बताते हैं तो हम वो बहुव्रीहि समास समझेंगे। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। अभी तक हमने 6 समास को अच्छे से अध्ययन किया, उनके उदाहरण जाने, लेकिन कुछ तत्पुरुष समास ऐसे हैं जो हमें समान लगते हैं लेकिन वह समान नहीं होते, उनमें कोई अंतर होता है। तो अब हम जानेंगे एक एक करके। कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। तो यहाँ पर कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर को जानेंगे। इसके हमने यहाँ पर 2-2 उदाहरण लिए हैं। सबसे पहला है पीतांबर। पीले रंग का अंबर, अंबर यानी वस्त्र। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय। महात्मा, महान है जो आत्मा। इसमें भी हमने आत्मा की आत्मा विशेष्य है और विशेषण क्या बताया, महान। तो ये भी कर्मधारय के अंतर्गत आएंगे। अब हम जानेंगे बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। पीतांबर, हमने वो ही उदाहरण कर्मधारय में लिए थे, अब बहुव्रीहि में भी हम वो ही उदाहरण लेंगे। पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के वस्त्र कैसे हैं, पीले। तो अगर हम पीतांबर लेते हैं तो इसका तीसरा अर्थ निकलता है श्री कृष्ण। तो कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, कोई पुरुष के बारे में हमने महात्मा कहा, जैसे महात्मा गांधी जी को कहते हैं ना महात्मा, तो एक वो कोई पुरुष हैं, विशेष हैं, तो क्या हुआ, बहुव्रीहि समास। इसी तरह से और भी उदाहरण हैं इनके, जैसे दशानन, जैसे चतुर्भुज आदि। अब हम जानेंगे बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। बहुव्रीहि फिर मैं आपको दोहरा देती हूँ, जो तीसरा अर्थ बताते हैं। द्विगु जिसका पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची। बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, इससे बना शब्द किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। चतुर्भुज जिसकी भुजाएं 4 हैं, तो वो कौन है, विष्णु। तो कौन से हुए, बहुव्रीहि समास। तिरंगा, 3 है रंग जिसमें, अर्थात भारत का राष्ट्रीय झंडा। जैसे ही हम इन शब्दों को देखते हैं तो हमें चतुर्भुज तीसरा अर्थ विष्णु आता है, तिरंगा राष्ट्रीय झंडा जो हमारे भारत का है। तो ये दोनों कौन से समास होंगे, बहुव्रीहि समास।
द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है जो दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसी के हम समान उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। चतुर्भुज जो 4 भुजाओं का समाहार, यानी 4, जो हमें पहला पद किसका बोध करा रहा है, संख्या का, तो वो कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। तिरंगा, ती यानी 3 रंगों का, 3 रंगों का समाहार यानी तिरंगा, तो हमें किसका बोध करा रहा है, संख्या का, तो कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। तो बच्चों आज हमने समास के बारे में पढ़ा और इसके उदाहरण जाने। अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से समस्त पद छांटकर उनका विग्रह करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें वाक्य दिया गया है और समस्त पद बनाना है और उसका समास विग्रह भी करना है। तो पहला प्रश्न है, बगीचे में एक भयानक कृष्ण सर्प दिखाई दिया। तो हमें यहाँ पर समस्त पद छांटना है कि इस वाक्य में समस्त पद है क्या। तो कृष्ण सर्प, यहाँ पर समस्त पद के अंतर्गत कृष्ण सर्प आएगा और इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो काला है जो सर्प। दूसरा उदाहरण है, मुझे सिरदर्द की एक गोली दे दीजिए। तो हमें यहाँ पर समस्त पद छांटना है। समस्त पद हुआ सिर दर्द, तो सिर दर्द समस्त पद के अंतर्गत आ जाएगा। इसका विग्रह होगा सिर में दर्द। अन्य वाक्यों का आप स्वयं अभ्यास करें। अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों के लिए समस्त पद लिखिए। हमारा वाक्य है पहला, जिसके पास विद्या रूपी धन है वही सबसे धनी है। विद्या रूपी धन यानी विद्या धन। दूसरा है, नीला है कंठ जिसका, उन्होंने ही विष का पान किया है। तो यहाँ पर नीला है कंठ जिसका, तो हम इसका समस्त पद बनाएंगे नीलकंठ। अन्य प्रश्नों का अभ्यास आप स्वयं करें। यदि आपको इन प्रश्न को करने में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप अपने अध्यापिका से डाउट क्लास के अंतर्गत पूछें। तो बच्चों आज हमने समास के बारे में जाना और समझा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।